गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे इन्वायरमेंट की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़। और हम पहले 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम आ जाते हैं 101वें क्वेश्चन पे। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने हमारी इन्वायरमेंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले उसको देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप वो सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। फर्स्ट है, विद रेफरेंस टू डुगोंग ए मैमल फाउंड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो, डुगोंग के बारे में मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बता चुकी हूँ मैं इन्वायरमेंट सेक्शन में कि जो डुगोंग है उसको क्या बोला जाता है, उसको सी काऊ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? सी काऊ भी बोला जाता है। फर्स्ट है, इट इज़ हर्बीवोरस मैमल दैट इज स्ट्रिक्टली मैराइन। ये जो है ये हर्बीवोरस मैमल है जो कि स्ट्रिक्टली मैराइन है, बिल्कुल ये मैंने बताया है। और इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में। कहाँ पाया जाता है? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु में ये पाया जाता है, ये चीज़ मैंने बताई थी। ठीक है, और सेकंड है, दीज मैमल्स आर फाउंड ओनली इन वार्म कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल वार्म कोस्टल वाटर्स में मिलते हैं इंडियन ओशन के। ये रेड सी हो गया, पैसिफिक के आसपास, इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, केवल और केवल इंडियन ओशंस के केवल वहीं नहीं मिलते। ठीक है, इंडिया के वहीं नहीं मिलते, रेड सी, ऑस्ट्रेलिया के पास, पैसिफिक में भी ये डुगोंग पाई जाती हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। थर्ड है, इट इज़ लिस्टेड एज वनरेबल इन IUCN रेड लिस्ट। ये IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल है, बिल्कुल ये IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल है। और इसका जो WPA स्टेटस है वो क्या है? शेड्यूल 1 में है। किस में है? शेड्यूल 1 में है। ठीक है, और एक इसका जो ऑर्डर है इसका साइरेनिया ओनली लिविंग स्पीसीज़ है अपने ऑर्डर की है, ओनली लिविंग स्पीसीज ऑफ ऑर्डर साइरेनिया। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डुगोंग के बारे में। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसके सही है, सेकंड हमारा रॉन्ग है। और क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं इंडिया में इसके कंजर्वेशन के लिए? तो अगर मैं आपको बताऊं कि 2020 में इंडिया ने COP13 को हेड किया। किसके? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के। ठीक है, ये कौन सी ट्रीटी है? ये UNEP के अंडर एक ट्रीटी है। ठीक है, UNEP के अंडर एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। उसकी कोप हुई थी अभी 2020 में, तो इंडिया ने उसको होस्ट किया। और इंडिया जो है इस कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज का सिग्नेटरी है। कब से? 1983 में इंडिया ने इसको साइन कर लिया था। ठीक है, और इसमें मतलब इस CMS में इंडिया ने क्या कर रखा है? इंडिया ने साइन कर रखा है क्या? नॉन लीगली बाइंडिंग। याद रखना, इसमें इस CMS में लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस भी हैं और नॉन लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस भी हैं। तो इंडिया ने जो साइन कर रखा है वो है नॉन लीगली बाइंडिंग MOU। ठीक है, नॉन लीगली बाइंडिंग MOU किसकी? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। 4 स्पीसीज़ हैं उनकी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। एक तो है साइबेरियन क्रेन, एक है मैरीन टर्टल्स, एक है डुगोंग और एक है रैप्टर्स। इन 4 स्पीसीज़ की कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए 2020 मतलब जो ये CMS है इंडिया ने साइन कर रखा है। ठीक है, और चलो इसमें क्या होगा? डुगोंग इसमें भी प्रिजर्व हो रही है। एक और है, इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक टास्क फोर्स भी बनाई थी डुगोंग के कंजर्वेशन के लिए। इंडिया ने क्या है? एक टास्क फोर्स भी बनाई है इसके कंजर्वेशन के लिए। तो इंडिया में ये है, इंडिया ने ये साइन कर रखा है, जिसके अंडर नॉन लीगली बाइंडिंग MOU भी साइन कर रखा है डुगोंग को बचाने के लिए। ठीक है, और इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 में आती है ये, और इंडियन ओशन के हर एक पार्ट में पाई जाती है। और क्या है? ये हर्बीवोरस मैमल है। ठीक है, तो ये इंडिया में कहाँ पाई जाती है? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि तमिलनाडु में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो 101 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? इन्फ्यूज़र, साइलैम एंड WRF जैम ये क्या है? तो याद रखना, ये सारे क्या हैं? एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। देखो, इन्फ्यूज़र की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको लिख लेना। ठीक है, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सर्विस। ठीक है, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सर्विस इसको बोलते हैं। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये। तो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है सारे, साइलैम भी, WRF जैम भी, और ये इन्फ्यूज़र भी। ठीक है, इन्फ्यूज़र भी। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वर्नलाइजेशन क्या होता है? वर्नलाइजेशन क्या होता है? जब हम किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग मतलब किसी भी प्लांट को लंबे समय तक कोल्ड टेम्परेचर में रख देते हैं, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक है, इट इज़ इंडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्लावरिंग।
और ये ऐसा क्यों किया जाता है, प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है, बाय एक्सपोजर टू दी प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड टेम्परेचर, प्रोलॉन्ग कोल्ड टेम्परेचर में रख के किसी भी प्लांट को और उसमें फ्लावरिंग को क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, वर्नलाइजेशन बोलते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रखी है, इट इज़ द डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड्स, लाइट और डार्क पीरियड्स की रिलेटिव लेंथ से डेवलपमेंट में जो फ़र्क पड़ता है उसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, उसको क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, उसको फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। तीसरा बोल रखा है, इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय सीड डोरमेंसी इज ब्रोकन इन ऑर्डर टू प्रमोट जर्मिनेशन बाय एक्सपोजिंग सीड्स टू कोल्ड और वार्म टेम्परेचर, तो ये जो है इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। और जो फोर्थ बोल रखे, इट इज़ अ टेक्निक टू फिजिकली डैमेज द सीड कोट टू रिड्यूस हार्ड सीड वाइल कीपिंग दिस सीड वायबल, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीड स्कैरिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, सीड स्कैरिफिकेशन, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो सेकंड हो गया इसी को बोलते हैं वर्नलाइजेशन, लंबे टाइम तक कोल्ड टेम्परेचर में किसी भी प्लांट को रखना उसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए। अगर ये 3 स्टेटमेंट में से और भी आ जाती हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड, फोटो पीरियोडिज्म, और सीड डोरमेंसी ब्रोकन टू प्रमोट जर्मिनेशन, ये है स्ट्रेटिफिकेशन। और फिजिकली अगर हम डैमेज करते हैं किसी के सीड कोट को, उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए और सीड को वायबल बनाने के लिए, तो क्या होता है, सीड स्कैरिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो जाता है थर्ड क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। A recent report to the ICHR suggested to drop the martyr of which of the following movement from the list of martyr of India's independence struggle। ICHR ने किस मूवमेंट के, किस रिवोल्ट के जो शहीद हैं उनको बोला है कि वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट नहीं है। किसके लिए बोला है तो इन्होंने किसके लिए बोला है, पुनापरावला रिवोल्ट, पुनापरावला वेला रिवोल्ट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टंग ट्विस्ट हो रही है इसको बोलने में। तो देखो इन जितने, ये है क्या, ये कौन सा रिवोल्ट है, ठीक है। सबसे पहले जो ये है, जो भी है ये पीवीएम मान लो इसको, ठीक है। ये वाला रिवोल्ट ये क्या है, आर्म्ड स्ट्रगल मूवमेंट था। क्या था ये, आर्म्ड स्ट्रगल मूवमेंट था। और किसके अगेंस्ट था, किसके अगेंस्ट था, अगेंस्ट था महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर के जो महाराजा थे उनके अगेंस्ट था। एंड हिज प्राइम मिनिस्टर कौन, रामास्वामी अय्यर, रामास्वामी अय्यर, इनके अगेंस्ट ये मूवमेंट था। मतलब मेन जो ये जो आर्म स्ट्रगल था सीपीआई के अंडर ये हुआ था, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंडर ये हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था, क्योंकि जो ट्रेवनकोर का महाराजा था उन्होंने वहाँ पे अमेरिकन मॉडल को वो बोल दिया था कि यहाँ पे अमेरिकन मॉडल लगेगा, इंडियन मॉडल नहीं लगेगा। जब इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू की बन गई थी, तो वहाँ के जितने भी पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट महाराजा, ठीक है। और वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर मारे गए थे, ठीक है। तो इसीलिए जो ये हिस्ट्रियल सोसाइटी है ये बोल रही है कि इस रिवोल्ट को आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इसको नहीं काउंट कर सकते हो। तो इसके जो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं, सॉरी, इनके जो शहीद हैं इनको आप उसमें नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने मेन इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए नहीं बल्कि अपना जो ये गलत कर रहे थे, जैसे कि जो महाराजा थे उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे, वो चीज़ कर रहे थे, और दूसरा कोई मॉडल उन पर थोप रहे थे, तो उसके कारण उन्होंने किया। ये बाद में हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने जब इंटरिम गवर्नमेंट बना ली थी उसके बाद ये रिवोल्ट हुआ। तो ये जो है इसके अंडर आने के लायक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी क्वेश्चन में हमें एक और वो बोल रखा है रंपा रेबेलियन, एक और हमें रेबेलियन के बारे में बोल रखा है, रंपा रेबेलियन कब हुआ था, 1922 से 24 के बीच में हुआ था, ठीक है। 1922 से 24 के बीच में हुआ था। और इसको मनियम रेबेलियन भी बोलते हैं, मनियम रेबेलियन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना इसको, ऐसा आ जाता है, ठीक है। मनियम रेबेलियन किसको बोलते हैं, ठीक है। और मेनली इसको लेड किसने किया था, इसको लेड किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने इसको क्या किया था, लेड किया था। और ये क्या था, एक ट्राइबल मूवमेंट था। कौन सा मूवमेंट था ये, एक ट्राइबल मूवमेंट था, ठीक है। ये एक ट्राइबल मूवमेंट था। किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश राज कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स के भी अगेंस्ट क्यों था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मद्रास फॉरेस्ट
मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 के अंडर जितने भी ट्राइबल्स थे उनको फॉरेस्ट में मूवमेंट करने के लिए या फिर वहाँ की जो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो वो करते थे, पोडू बोलते थे उसको, जो पोडू वो करते थे उसको करने से रोक रहे थे। वहाँ पे मतलब जितना भी फॉरेस्ट में है लकड़ी इकट्ठा करना या जो भी है उन सब कामों से उनको ट्राइबल्स को रोका जा रहा था, ठीक है, उस एक्ट के अंडर, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, जो रंपा रेबिलियन था उसमें जितने भी ट्राइबल्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो कर दिया, रेबिलियन कर दिया, ठीक है। ये एंड कब हुआ, जब ये अल्लूरी सीताराम राजू की डेथ हो गई, ठीक है। 1924 में जब इसकी राजू की डेथ हुई तब ये जो मूवमेंट था ये ख़त्म सा हो गया, ठीक है। जो मतलब तो जो ये थे बाद में जो भी थे ये ट्राइबल्स, इन्होंने जो भी था अल्लूरी सीताराम राजू, इसको नाम दिया क्या, इसको नाम दिया उन्होंने मनियम वेरुडू। मनियम वेरुदू उसको नाम दिया। मनियम वेरुदू का मतलब होता है हीरो ऑफ जंगल का उन्होंने इसको नाम दिया, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखना, हीरो ऑफ जंगल का इसको नाम दिया मनियम वेरुदू। किसको बोलते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू को, क्योंकि इन्होंने लीड किया था रंपा रेबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है। आ जाते हैं एक और, इसमें बोल रखा है एक और रेबिलियन के बारे में बात हो रही है इसमें, वेलुथम्पी रेबिलियन, एक और उसके बारे में हो रही है, एक वेलुथम्पी रेबिलियन क्या है, ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ही था ये, ठीक है। अगेंस्ट किसके था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। और मेनली इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रेवनकोर रेबिलियन भी बोलते हैं इसको, ट्रेवनकोर रेबिलियन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको ट्रेवनकोर रेबिलियन भी बोला जाता है। मेनली किसने किया था ये, मेनली वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे ट्रेवनकोर और कोचीन के उन्होंने इसको लीड किया था, ठीक है। उन्होंने इसको लीड किया था। कब हुआ था, 1808 और 9 के बीच में ये हुआ था। क्यों हुआ था, मतलब रेबिलियन हुआ था क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ने क्यों किया था, क्योंकि जो मेनली ये बोल रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर की ब्रिटिश उनको उनकी गद्दी से हटाने की साजिश कर रहे हैं और उन पे सब्सिडरी अलायंस के थ्रू बहुत ज़्यादा बर्डन इम्पोज कर दिया था, ठीक है। 1795 में मतलब 1795 में ब्रिटिश और ट्रेवनकोर के बीच में क्या हुई, एक सब्सिडरी अलायंस हुई, ठीक है। उसके थ्रू उन्होंने उनकी आर्मी वहाँ पे रखनी थी, ठीक है। तो ऐसे ही करके बहुत सारा उन्होंने उन पर लोन या बर्डन डाल दिया, ठीक है। तो एक तो वो नहीं चुका पा रहा था ट्रेवनकोर का राजा, ठीक है। दूसरी उसको मतलब वो उनके अगेंस्ट जाने लगे थे तो उसको हटाने की बात कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो क्या किया उन प्राइम मिनिस्टर ने, उनके अगेंस्ट रेबिलियन वो कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, 1809 में क्या हुआ, जो वेलुथम्पी थे, जो राजा थे, वो फॉरेस्ट में ही मतलब इंजर्ड हो गए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको पब्लिकली हैंग कर दिया, उनको क्या किया, पब्लिकली हैंग किया, ये एग्जाम्पल देने के लिए कि कोई भी राजा अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएगा तो उसका फेट यही होगा, ठीक है। पब्लिकली क्या किया, उनको हैंग कर दिया, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। तो ये था वेलुथम्पी रेबिलियन। वेलुथम्पी वहाँ के क्या थे, राजा थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इसको ट्रेवनकोर रेबिलियन भी बोलते हैं, ठीक है। एक और इसमें बात करके खोंड अपराइजिंग की। खोंड अपराइजिंग, ये खोंड अपराइजिंग कब हुई थी, 1846 और 1855 के बीच में हुई थी, ठीक है। 1855 के बीच में हुई थी और ये कहाँ हुई थी, ओडिशा में, ठीक है। कहाँ हुई थी, ओडिशा में। इसको मेनली लीड किसने किया था, इनको लीड किया था चक्रा बिसोई ने, ठीक है। इनको इसने लीड किया था। 1857 के रिवोल्ट के लिए मेनली ये थोड़ा सा मतलब है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। रीजंस क्या थे इस खोंड अपराइजिंग के, सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने मरिया सिस्टम को, मतलब मरिया सिस्टम चलता था वहाँ पे, मरिया सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। वहाँ पे स्टॉप कर रहे थे, मतलब ये क्या है, मतलब ट्रेडिशनल ह्यूमन सेक्रीफाइस की एक वो है, ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है, तो उस प्रैक्टिस को ब्रिटिशर्स बंद कर रहे थे। दूसरी चीज़, उन्होंने न्यू टैक्स लगा दिए थे, ठीक है। और तीसरी चीज़, जमींदार्स और मनी लैंडर्स को कन्वर्ज कर रहे थे जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स को। तो इससे जो थे वो ट्राइबल्स वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए। तो ट्राइबल्स ने, मतलब कहाँ के ट्राइबल्स ने, 4 जगह के ट्राइबल्स ने इनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। कौन कौन थे, एक तो थे ट्राइबल्स ऑफ घुमसार, चाइना की मेदी, कालाहांडी एंड पटना। इन यहाँ के ट्राइबल्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया और इनके अगेंस्ट वो किया, ठीक है। और फिर ये ख़त्म कैसे हुआ, 1855 में ये चक्रा जो बिसोई थे, इनकी डेथ होगी तो एकदम से ये क्या, ये डिसअपियर हो गई, ठीक है। डेथ नहीं हुई, डिसअपियर हो गई ये। उसके बाद ये अपराइजिंग क्या होगी, थोड़ी सी एंड हो गई, खत्म होगी, ठीक है। तो ये है हमारी सारी जितनी भी इसमें अपराइजिंग हमें दे रखी थी, ठीक है। PVM को क्यों, क्योंकि कोई मतलब अगेंस्ट किसी उसके नहीं था, ये फ्रीडम स्ट्रगल में इसको नहीं गिन सकते क्योंकि ये महाराजा के अगेंस्ट ही था। सेकेंड है रंपा रेबिलियन, ये 22 से 24 में हुआ था। इसको मनियम रेबिलियन भी बोलते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू इसके मेन हेड थे, मतलब जो इसको लीड कर रहे थे। क्यों हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे मद्रास फॉरेस्ट एक्ट
1882 लगा दिया था, जिसके में वो फॉरेस्ट में नहीं घुस सकते थे या उन सब कारणों से, ठीक है। 1924 में राजू की डेथ होगी, जिससे ये रिबिलियन एंड हो गया। उसके बाद जो ट्राइबल्स थे उन्होंने मनियम वेरुदू को क्या टाइटल दिया, हीरो ऑफ जंगल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वेलुथम्पी रिबिलियन। वेलुथम्पी क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो किया था। कब किया था ये, 1808 और 1809 में, ठीक है। और फिर आगे खोंड अपराइजिंग, इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया था, 1848 से 55 में उड़ीसा में हुआ था, और चक्रा बिश्नोई इसके मेन जो थे वो लीडर थे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारों का। तो ये हो गया हमारा। आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये देखो, इसमें रंपा रेबिलियन भी करवा दिया मैंने, वेलुथम्पी रेबिलियन भी हो गया, और खोंड अपराइजिंग भी हो गई है, ठीक है। तो सारे हमारे हो गए हैं। और जो ये पुम्पारा वेलार है, इनके ये करंट में था, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, मानस नेशनल पार्क पिग्मी होग। जब मैं इन्वायरमेंट का पहला लेक्चर ले रही थी, उस पहले लेक्चर में पहले ऑप्शन में पिग्मी होग मैंने लिखवाया था कि केवल और केवल इंडिया में, केवल और केवल मानस नेशनल पार्क में ही जो है वो पिग्मी होग पाया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यस, मानस नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, पिग्मी होग पाया जाता है। सेकंड है दचिंगम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में है तो वहाँ पे क्या पाया जा सकता है, कश्मीरी स्टैग पाया जा सकता है, बिल्कुल पाया जा सकता है। थर्ड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कहाँ पे है, केरला में। और केरला में है तो वहाँ पे क्या लॉयन टेल्ड मकाऊ पाया जाता है, बिल्कुल ये भी पाया जा सकता है। लॉयन टेल्ड मकाऊ की अगर मैं इंडियन उसकी स्टेटस की बात करूँ तो इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, और इसमें भी 1 में है, शेड्यूल भी 1 में है। अगर मैं कश्मीरी स्टैग को तो हैंगुल भी बोलते हैं, ये कुछ में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। और पिग्मी होग की बात करूँ, पिग्मी होग क्या है, हमारा इंडेंजर्ड है, ठीक है। कहीं पे इंडेंजर्ड लिख रखा है इसको, कहीं पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिख रखा है, तो आप देख लेना ये क्या है, ठीक है। और तो अपेंडिक्स 1 में है और शेड्यूल 1 में है, ठीक है। तो ये इनके हैं ये, और ये तीनों ही जगह यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा डी, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है हमारा डी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ अगर आपको बताऊं तो ये देखो, अगर मान लो ये हमारा इसका मैप है, किसका, असम का मैप है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है मानस नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे है ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे है काजीरंगा, थोड़ा सा यहाँ पे है क्या, काजीरंगा। और यहाँ पे है दिब्रू सिखोवा, यहाँ पे है दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे एक सिटी है सिलचर, और यहाँ पे है B&L वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका नाम बहुत बड़ा था तो मैंने B&L वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेना कौन सी है, ठीक है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट लगाने आ सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट लगाने आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला मैप यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। कौन से बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं इन तीनों के। फर्स्ट है कंट्रोल्ड एंड लिमिटेड यूज़ ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल, यहाँ पे कंट्रोल्ड एंड लिमिटेड यूज़ होता है स्पीसीज का, बिल्कुल। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ वाइबल नंबर ऑफ स्पीसीज इन प्रोटेक्टेड एरिया, बिल्कुल। थर्ड है एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बिल्कुल। तो तीनों ही इनके ऑब्जेक्टिव, तो आंसर क्या जाता है, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोलता है, प्रोटेक्टेड एरिया और वहाँ पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, MP में। कहाँ पे है, कान्हा नेशनल पार्क MP में है। और यहाँ पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है, बिल्कुल यहाँ पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है, ये बैगा ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है। बैगा और गोंड ट्राइब दोनों यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, बैगा और गोंड। और जो बैगा ट्राइब है ये किस में आती है, PVTGs में भी आती है, ठीक है। और मैंने एक दिन और बताया था बैगा ट्राइब के बारे में कि ये टैटूइंग इनका मेन चीज़ है, टैटू करवाते हैं अपनी पूरी बॉडी पे, ठीक है, पूरी ज़िंदगी टैटू करवाते रहते हैं, ठीक है। और जो गोंड है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है वर्ल्ड में। मेनली याद रखना, जो ये गोंड है ना, ये मेनली मतलब जो बैगा और गोंड है ये मेनली 2 टाइप्स के मिलेट्स को उगाते हैं फॉरेस्ट एरिया में। कौन कौन से मिलेट्स होते हैं, एक तो कोडो कुटकी, ये 2 टाइप के मिलेट्स हैं जो मेनली ये ग्रो करते हैं अपने एरियाज़ में। और कौन कौन से और हैं, एक कोरसा, ये भी मिलेट है, और कोल्हा, ये भी मिलेट है। तो ये सारे जो ये हैं ये उगाते हैं वहाँ एरिया में, ठीक है। कोडो कुटकी, कोरसा, कोला, ये सारे क्या हैं, मिलेट्स हैं, ये अपने एरिया में उगाते हैं, इसलिए फेमस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी करेक्ट। एंड सेकंड हमारा क्या है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, तो ये यहाँ पे कौन सी ट्राइब है, मंदाकिया ट्राइब, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे भी क्या है, मंदाकिया ट्राइब है, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, कहाँ पे, ये उड़ीसा में है। और जो ये मंदाकिया ट्राइब है ये भी PVTGs में आती है, ठीक है, ये भी PVTGs में आती है। उसके बाद हमारा जाता है गिर नेशनल पार्क, गोंड वहाँ पे पाई जाती है। देखो गोंड वहाँ पे नहीं पाई जाती, अभी बताया गोंड मेनली कहाँ पे पाई जाती है, MP में पाई जाती है, गुजरात में नहीं पाई जाती, वो छत्तीसगढ़ वगैरह में पाई जाती है। तो गिर में मैंने एक दिन और बताया था कौन सी ट्राइब पाई जाती है वहाँ पे, मालधारी ट्राइब पाई जाती है। और मालधारी ट्राइब कौन से एनिमल को पालती है,
खराई कैमल, शायद खराई कैमल कुछ था, ठीक है, खराई कैमल था। मैंने आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बताया है, ठीक है। तो थर्ड हमारी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट एंड सेकंड हमारी सही है, तो हमारा आंसर आ जाता है डायरेक्ट डी, ठीक है। इसका मतलब 4 सही है। 4 क्या, नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटका में। और यहाँ पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है, जेनुकुरुबास, जेनुकुरुबास यहाँ पे ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। तो हमारी सारी ये कंप्लीट हो जाती है, तो आंसर आ गया डी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मिलेट्स के बारे में हमें बताना है, मिलेट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है दे आर ग्लूटेन फ्री, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि गेहूं जो होता है ना उसमें ग्लूटेन होता है, जिसके कारण जो गेहूं की रोटियां बहुत ज़्यादा अच्छी फूलती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो ज्वार बाजरे की रोटियां वो इतनी अच्छी नहीं फूलती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्लूटेन का कंटेंट नहीं होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये ग्लूटेन फ्री होती हैं। सेकंड है दे आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड, ये जो होती हैं ये नॉन एसिड फॉर्मिंग होते हैं बिल्कुल। और थर्ड है दे आर ड्रॉट टॉलरेंट, बिल्कुल ड्रॉट टॉलरेंट होती हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि मिलेट्स को उगाओ एज कम्पेयर टू पैडी एंड शुगर केन, ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है। तो तीनों ही इसके लिए स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया इसका, सी। और याद रखना मिलेट्स को और क्या कहा जाता है, मिलेट्स को कहा जाता है सुपर फूड भी बोला जाता है। मिलेट्स को क्या बोला जाता है, सुपर फूड भी बोला जाता है मिलेट्स को। और बताऊं, हाँ, इनका देखो ग्लूटेन फ्री है, नॉन एसिडिक एंड ड्रॉट रेजिडेंट है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट्स में ये रिच होती हैं, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स में भी ये रिच होती हैं, ठीक है। और अभी याद रखना 2018 को इंडिया ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया था, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया था इंडिया ने। और 2023 वाला जो ईयर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होगा, ठीक है, याद रखना ये चीज़, ये 2023 मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब जो मिलेट्स होते हैं, अगर मैं उसके टाइप्स की बात करूँ तो मिलेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं मेजर मिलेट्स, मेजर मिलेट्स, मेजर में कौन से आते हैं, ज्वार बाजरा रागी, ठीक है, ज्वार बाजरा रागी। ज्वार को और क्या बोलते हैं, सोरगम, ज्वार को और क्या बोलते हैं, सोरगम। बाजरे को क्या बोलते हैं, पर्ल मिलेट, क्या बोलते हैं, पर्ल मिलेट। और रागी को क्या बोलते हैं, फिंगर मिलेट, क्या बोलते हैं, फिंगर मिलेट। ये 3 मेन मेजर वो हैं, क्या, मिलेट्स हैं। कुछ होते हैं माइनर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स में कौन से आते हैं, जैसे कि आ गया फोक्सटेल मिलेट, फोक्सटेल मिलेट, इसको कंगारी भी बोलते हैं, पता नहीं कंगाई कुछ ऐसा, कनगारी, ठीक है, कनगारी कुछ ऐसा बोलते हैं इसको। फोक्सटेल मिलेट है। एक है प्रोसो मिलेट, प्रोसो मिलेट, प्रोसो मिलेट को चेन्ना भी बोलते हैं, CHENNA, ठीक है, चेन्ना भी बोलते हैं। उसके बाद है कोडो मिलेट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो बैगा ट्राइब ग्रो करते हैं, ठीक है, तो इसको कोडो ही बोलते हैं। एक होता है सानवा, एक होता है सानवा, ये भी क्या होते हैं, स्मॉल मिलेट्स होते हैं, मेनली साउदर्न इंडिया में ये उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए मेन मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स, ठीक है। इनको सुपर फूड भी बोला जाता है, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऐसे मनाई जाएंगी, तो ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओशियनिक डिपॉजिट्स के बारे में बताना है। फर्स्ट है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर एन एक्युमुलेशन ऑफ वोल्केनिक डस्ट। सेकंड है रेड क्ले इन द ओशन बेसिन इज रिजल्ट ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सी वाटर। याद रखना जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है ना, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स किससे बनते हैं, प्रिसिपिटेशन से बनते हैं ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सी वाटर, प्रिसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सी वाटर, वो उससे बनते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। और जो रेड क्ले किससे बनती है, वोल्केनिक डस्ट के एक्युमुलेशन से, वोल्केनिक डस्ट के एक्युमुलेशन से। तो ना ये स्टेटमेंट सही है ना ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया, डी। आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। याद रखना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दोनों ही अपोजिट है, जो रेड क्ले है जो वो वोल्केनिक डस्ट के एक्युमुलेशन से बनती है, और जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है वो किससे बनते हैं, प्रिसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट साइट्स लिस्ट। माइक लिस्ट में किस किस को ऐड किया गया है। देखो माइक लिस्ट को बनाता कौन है, सबसे पहले साइट्स बनाता है, कौन बनाता है, साइट्स, इसको लेके आता है माइक साइट्स को, ये मतलब वो करता है, ठीक है। इंडिया तो इसमें बोल रखा है कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो माइक के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इंडिया में 10 साइट्स हैं जो इसके अंडर आती हैं, माइक साइट्स के अंडर 10 साइट्स आती हैं, ठीक है। उसमें क्या है, दियोमाली, दियोमाली एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल में है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और जो ये हमारा है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, सॉरी हाँ, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व जो है, याद रखना ये सिंहभूम जो एलिफेंट रिजर्व है ये हमारा माइक साइट्स में नहीं आता है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, यस, जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है ये उत्तराखंड में है,
और ये इसमें आता है, ठीक है, ये इसमें आता है, तो ये भी आता है और ये भी आता है, दोनों आते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, तो आंसर आ गया सी। मेन चीज़ है कौन कौन से और आते हैं, दो तो हमारे हो गए, सिंगबुम नहीं है, ठीक है, तो और कौन कौन से हैं देखो, और हैं, एक है चिरांग, एक है चिरांग एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ पे है, मतलब असम में है, ठीक है। उसके बाद दियोमाली हमने कर लिया, अरुणाचल में है। एक है दिकिंग, दिकिंग पटकई, दिकिंग पटकई, ये कहाँ पे, असम में है, ठीक है, दिकिंग पटकई असम में है। और एक है ईस्टर दुआर, एक है ईस्टर दुआर्स, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल और असम में पड़ता है ये, ठीक है। उसके अलावा एक है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, एक है मयूरभंज, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। एक है शिवालिक जो है उत्तराखंड में, बता दिया हमने। एक है मैसूर एलिफेंट रिजर्व, मैसूर, मैसूर कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। उसके अलावा नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु वाला, और वायनाड केरला वाला, वायनाड केरला, ठीक है, वायनाड केरला। और गारो हिल्स मेघालय, गारो हिल्स मेघालय, ठीक है, सारे एलिफेंट रिजर्व हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 मैंने पहले बता दिए, तो ये सारे कहाँ पे हैं, ये सारे एलिफेंट रिजर्व माइक साइट्स में आते हैं, ये सारे एलिफेंट रिजर्व माइक साइट्स में आते हैं, लेकिन इसमें सिंगबुम नहीं है, ठीक है, सिंगबुम इसमें नहीं है, ठीक है। तो माइक साइट्स के बारे में हमें पता चल गया टोटल। अब हम एलिफेंट के बारे में कुछ चीज़ें कर लेते हैं। एलिफेंट के बारे में क्या क्या है, जो जो चीज़ें चल रही हैं, जितनी भी चल रही हैं, ठीक है, जितनी हमसे हो पाएंगी वो सारी कर लेंगे। देखो सबसे पहले है प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट एलिफेंट, कब चला था, 1992 में चला था, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, और क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। उसके बाद एक और इनिशिएटिव चला था इसका, वो चला था हाथी मेरा साथी प्रोग्राम, आप सबने सुना होगा, हाथी मेरा साथी प्रोग्राम चला था, ठीक है, हाथी मेरा साथी प्रोग्राम चला था। हाथी मेरा साथी प्रोग्राम किसने चलाया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने प्लस WTI ने मिलकर चलाया था, ठीक है। और इसमें मेनली 8 कंट्रीज़ थी, E8 मतलब 8 एलिफेंट कंट्रीज़ ने मिलकर इसको चलाया था। कौन कौन सी थी वो, एक थी इंडिया, बोट्सवाना, इंडिया, बोट्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तंजानिया, श्रीलंका, ये सारी कंट्री थी जिन्होंने मिलके हाथी मेरा साथी इनिशिएटिव को शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद इंडिया में भी एक वो बनी थी, टास्क फोर्स बनी थी, जिसका नाम था एलिफेंट टास्क फोर्स। डुगोंग के लिए भी टास्क फोर्स बनी थी, एलिफेंट के लिए भी टास्क फोर्स बनी थी, ये बनी थी 2010 में। और किसके अंडर बनी थी, ये महेश रंगाराजन के अंडर बनी थी, महेश रंगाराजन के अंडर ये बनी थी, ठीक है। और एक है हमारा एशियन एलिफेंट, देखो, हाँ देखो 2 टाइप के एलिफेंट्स हैं मेनली, ठीक है, मेनली क्या है, 2 टाइप के एलिफेंट्स हैं, एक है एशियन एलिफेंट, ठीक है। एशियन एलिफेंट की 3 स्पीसीज़ हैं, कौन कौन सी, एक तो है इंडियन, एक है सुमात्रन, और एक है श्रीलंकन, ठीक है। इंडियन जो है ये इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में भी आती है, ठीक है। और एक है अफ्रीकन एलिफेंट, एक है अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो मैट्रियार्कल है, थोड़ा सा जो हमारे एशियन एलिफेंट से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसमें 2 स्पीसीज़ हैं, एक तो सवाना वाली है, ठीक है, और एक है हमारी फॉरेस्ट वाली, ठीक है। जो ये फॉरेस्ट वाली है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती है, और जो सवाना वाली है वो इंडेंजर्ड में आती है, ठीक है। तो ये हमारी 2 स्पीसीज होगी फेमस, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 32 एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में। इंडिया में कितने, 32 एलिफेंट रिजर्व है। 10 हमने अभी देख लिए ऊपर, ठीक है, जो माइक साइट्स में आते हैं। एक सिंगबूम वाला भी देख लिया जो कि 11 था, जो लेकिन वो माइक साइट्स में नहीं था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है एलिफेंट रिजर्व का, तो हाईएस्ट नंबर है एलिफेंट का हाईएस्ट नंबर कहाँ पे, ठीक है, वो है कर्नाटका में। कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है। और ये जो 32 एलिफेंट रिजर्व है ये कितने स्टेट्स में है, ये 12 स्टेट्स में आते हैं, ठीक है। लिख दें, ये भी लिख सकते हैं कि ऑल स्टेट्स में आते हैं, नहीं 12 स्टेट्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पोर्टल एक वो चला है सुरक्षा पोर्टल, ठीक है, सुरक्षा पोर्टल है ये ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के लिए, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के लिए ही चला है, उसमें एलिफेंट भी कवर है, ठीक है। उसके बाद है एक रीहैब प्रोजेक्ट, ये किसने चलाया है, KVIC ने चलाया है, नेशनल हनी मिशन के अंडर, ठीक है। कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है, ताकि एलिफेंट वहाँ पे ना आए। उसके बाद है गज यात्रा, आपने सुना होगा गज यात्रा, ये भी किसके लिए है, ये भी एलिफेंट के लिए ही है। एक और है एशियन एलिफेंट अलायंस, एक और है एशियन एलिफेंट अलायंस। ये जो एशियन एलिफेंट अलायंस है ये क्या है, 5 NGOs की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, 5 NGOs की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। IUCN वर्ल्ड लैंड
ट्रस्ट, एलिफेंट फैमिली, एलिफेंट फैमिली, ये सारे क्या हैं, एनजीओ हैं, ठीक है, याद रखना। IFAW और लास्ट बन जाता है WTI, ये सारे एनजीओ मिलके एशियन एलिफेंट अलायंस को चलाते हैं। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया, एशियन एलिफेंट अलायंस, गज यात्रा, रिहैब प्रोजेक्ट, सुरक्षा नेशनल पोर्टल है, और 32 एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में। एशियन एलिफेंट का क्या, उसमें जो इंडियन है वहाँ उसका क्या स्टेटस है, अफ्रीकन का क्या स्टेटस है। उसके बाद एलिफेंट टास्क फोर्स भी बनी है इंडिया में। हाथी मेरा साथ इनिशिएटिव क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला है। तो जितने भी एलिफेंट के लिए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सारे मैंने इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट ही हो जाता है, ठीक है। तो एलिफेंट के बारे में हमारी सारी चीज़ें हो जाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोलता है, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोफिल इन प्लांट्स इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग शुगर मोलिक्यूल इनटू एनर्जी। ये जो है हेल्प करता है शुगर मोलिक्यूल को कन्वर्ट करने में, ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर होता है लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है। सेकंड है, इट गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स एज इट एब्जॉर्ब द ग्रीन लाइट। देखो जब भी कोई कलर कोई चीज़ देती है ना, तो वो जो कलर एब्जॉर्ब करने पे डिपेंड नहीं करता, वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रही है वो बॉडी, उसके कारण उसका कलर होता है। तो एब्जॉर्ब नहीं, वो ग्रीन लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, जिसके कारण उसका वो कलर होता है ग्रीन कलर। और थर्ड है मैग्नीशियम, उसका एसेंशियल कंपोनेंट। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, ये हम कर भी चुके हैं कि क्लोरोफिल में जो इसका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है उसमें मैग्नीशियम आता है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है इसकी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओलिव रिडले टर्टल के बारे में बताना, बहुत बार करवा चुकी हूँ, ठीक है, बहुत बार। फर्स्ट है, इट इज अमंग द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल स्पीसीज, बिल्कुल। गहिर माथा कोस्ट इज इंपॉर्टेंट नेस्टिंग बीच साइट, बिल्कुल। थर्ड है, ऑपरेशन ओलिवर मेनली कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है इन्हीं को सेव करने के लिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ओलिव रिडले किस में आता है, वर्नरेबल स्पीसीज में आता है, और ये शेड्यूल 1 में भी आता है, ठीक है। और याद रखना इनकी एक मास नेस्टिंग होती है यूनिक, उसको बोलते हैं अरीबाडा, उसको क्या बोलते हैं, अरीबाडा, ठीक है, अरीबाडा इनकी मास नेस्टिंग को बोलते हैं, फेमस है ये, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या आ गया हमारा डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू अडप्टेशन बाय एनिमल्स और मैमल्स इन ए कोल्डर क्लाइमेटिक रीजन। कोल्डर क्लाइमेटिक रीजन्स में एनिमल्स जो हैं वो कैसे अडप्ट करते हैं। फर्स्ट है, एक्वेटिक एनिमल्स इन पोलर सीज हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी हीट। तो बिल्कुल उनके जो लेयर होती है उनके नीचे थिक फैट की एक लेयर होती है जो वहाँ से बॉडी हीट को लॉस करने में मतलब लॉस नहीं होने देती वहाँ से बॉडी हीट को। सेकेंड है, मैमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। उनका जो मेनली सरफेस एरिया है वो वॉल्यूम से मतलब वो कम होता है, इसीलिए वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाती हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। एक हमने क्वेश्चन किया था कि इससे लास्ट टेस्ट में ही कि मतलब स्मॉल जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पे क्यों नहीं रुक पाते, क्योंकि स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं उनका क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है उनके वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट को लूज़ कर देते हैं और फिर उनको उतनी हीट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ होती है, तो वो नहीं कर सकते, इसलिए स्मॉल एनिमल्स वहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं। कहाँ पे, पोलर या कोल्डर रीजन्स में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों ही सही है, तो आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इंडिया होल्ड्स द लार्जेस्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट। वाइल्ड एशियन एलिफेंट की बची हुई जो पॉपुलेशन है वो मेनली इंडिया में मेनली रहती है, तो यस रहती है। सेकंड है, ऑल दी एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखना मेनली जो एलिफेंट रिजर्व है उनको कौन वो करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, उनको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। और किस एक्ट के अंडर करती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, फर्स्ट सही है। थर्ड देख तो फर्स्ट सही है, तो आंसर ही आ गया हमारा, ठीक है। थर्ड क्या है, एलिफेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। बिल्कुल इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल का भी वो दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें बताना है, तो एक ट्रिक याद रख लो हमेशा के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है, रट लेना अभी जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं चोपस, कका, नमक, ठीक है, याद रख लो इसको, चोपस, बस यही है, मतलब सीधा लिख देना, चोपस, कका, नमक। 5 बार बोलो इसको, चोपस, कका, नमक क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। चोपस, कका, नमक, चोपस, कका, नमक क्या होते हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब देखो बस यही है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा नहीं है। तो अब देखो सबसे पहले बोल रखा आयरन एंड मैग्नीज, आयरन एंड मैग्नीज, क्या इसमें आपको कहीं आयरन दिख रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, तो कहीं आयरन दिख रहा है। सबसे पहले तो आयरन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता ही नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट होगी हमारी कट, तो पहली कट होती है 50-50 पे आ गए हम। सेकंड है कि फॉस्फोरस
है इसमें, यस फॉस्फोरस है। इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड पार्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड इन द प्लांट, बिल्कुल ये पार्ट होता है। और थर्ड है कैल्शियम प्ले क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू सेल डिवीजन, बिल्कुल कैल्शियम तो सेल डिवीजन में हमारी हेल्प करता ही है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। पहुंच गए ना आप 50-50 पे, नहीं तो आप इसका आंसर डी लगा के आते बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो ये याद रखना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मेनली यही आते हैं, ठीक है। ये ट्रिक याद रख लोगे, आपके कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सबसे पहले इट इज़ सिचुएटेड इन दोआर रीजन, सबसे पहले ये दोआर रीजन में सिचुएटेड है, हिमालयन फुट हिल्स के, और मीडियम साइज प्रोटेक्टेड एरिया विद ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, और मेनली इंडियन राइनोसेरोस की पॉपुलेशन के कारण इसको जाना जाता है। मेजर रिवर जो यहाँ से फ्लो करती है वो है जल ढाका रिवर। कौन सी रिवर फ्लो करती है, जल ढाका रिवर यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट एरिया गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बीच का, तो याद रखना जल ढाका रिवर इनमें से एक ही से फ्लो करती है, और वो है गोरुमारा नेशनल पार्क। कहाँ पे, गोरुमारा नेशनल पार्क से ही फ्लो करती है हमारी जल ढाका रिवर, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सारे ही वैसे जितने दे रखे हैं सारे ही ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सारे ही वेस्ट बंगाल में, कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है नहीं, सारे ही कहाँ पे हैं, ये सारे ही वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो याद रखना जलदापारा नेशनल पार्क भी वहीं पे, बक्सा टाइगर रिजर्व भी वहाँ पे, चपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वेस्ट बंगाल में है, और गोरुमारा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो मेनली जल ढाका रिवर कहाँ से फ्लो करती है, यहीं से फ्लो करती है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बहुत ज़्यादा स्टेट स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं 17 पे। इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। इंडिया इसका मेंबर बना है, तो इसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। फर्स्ट है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1995 टू बी इम्प्लीमेंट बीजिंग डिक्लेरेशन। ये बीजिंग डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1995 में वो हुआ था, तो याद रखना ये 1996 में हुआ था। कब हुआ था, 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था, और मेनली किसने किया था, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो थे ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूएन की ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको लॉन्च किया था। और ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ने लॉन्च किया था इसको, लेकिन 1996 में वो नहीं किया, सॉरी 1996 में इसको एस्टेब्लिश नहीं किया, इसको एस्टेब्लिश किया था 1946 में। कब किया था, 1946 में। लेकिन 1996 में इसको मतलब एक स्टेटस को बढ़ा दिया गया था कि इसमें जो बीजिंग डिक्लेरेशन है ना, बीजिंग डिक्लेरेशन को इसके अंडर ऐड कर दिया गया था, ठीक है। 1996 में था वो, ठीक है। एस्टेब्लिश इसको कब किया गया था, 1946 में। और 1995-96 में क्या किया गया था, बीजिंग डिक्लेरेशन के जो रूल्स थे वो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब एक्सपेंड कर दी गई थी, इसकी जो लिमिट है उसको, ठीक है। और क्या इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, तो ये है ही, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। सेकंड है, इट इज़ द प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। बिल्कुल ये जेंडर इक्वलिटी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए ही है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, और इंडिया अभी इलेक्ट हुआ है यहाँ पे 4 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए इंडिया इलेक्ट हुआ है, 2021 से 25 तक इंडिया यहाँ पे इलेक्ट हुआ है, ठीक है। और मेन बात, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, सॉरी न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, यूएसए में, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं यूएसए में, और मेनली यूएन वुमेन जो होता है वो भी इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। याद रखना इसके अंडर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुए हैं जो यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के अंडर हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, जैसे कि कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन। कौन से, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। ये जो कन्वेंशन हुआ 1953 में हुआ, ये इसी के अंडर हुआ। फिर है एक कन्वेंशन ऑन नेशनलिटी ऑफ मैरिड वुमेन, नेशनलिटी ऑफ मैरिड वुमेन, ये जो कन्वेंशन हुआ ये हुआ 1957 में, इसी के अकॉर्डिंग हुआ। फिर हुआ कन्वेंशन ऑन कंसेंट टू मैरिंग, ये जो कन्वेंशन हुआ ये कब हुआ, 1962 में हुआ। उसके बाद कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये कन्वेंशन कब हुआ, 1979 में हुआ। तो ये जितने भी कन्वेंशन हुए हैं ये यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के अंडर हुए हैं, ठीक है। एस्टेब्लिश हुआ था 1946 में, और 1995-96 में इसको बीजिंग डिक्लेरेशन के रूल्स जो हैं वो भी इसमें वो कर दिए गए थे। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लान ऑफ एक्शन के जो रूल हैं वो भी इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कर दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसका आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब क्या बोल रहा है हमें, क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वाइल अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू, मतलब अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी के बारे में बताना है। तो याद रखना बिल्कुल अल्फा डाइवर्सिटी को छोटे लेवल से याद करो। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी, मतलब स्मॉल स्केल के अंडर, ठीक है। इसने बोल रखा है 2 कम्युनिटीज़, नहीं
किसके अंडर, एक कम्युनिटी के अंदर होगा तो अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा मतलब जब मिनिमम मतलब 2 कम्युनिटीज़ के बीच में हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी क्या होगी, एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होगी, मतलब बायोम के लेवल पे, या इसको लार्ज स्केल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले दो तो गलत हो गए कि उल्टा दे रखा है, और थर्ड सही हो गया कि यस लार्ज स्केल पे बायोम के लेवल पे जो होती है उसको गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इसकी क्या होगी, सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और याद रखना अल्फा बीटा गामा, अल्फा मतलब एक कम्युनिटी के अंदर, बीटा मतलब 2 के अंदर, और गामा मतलब बहुत सारों के अंदर, ठीक है। ये होती है डाइवर्सिटी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर। एक टाइगर रिजर्व के बारे में बताना है, कौन सा है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में लोकेटेड है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब देखो ये सारे देखो, सबसे पहले पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये झारखंड में, और झारखंड में क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, ये हो सकता है। सेकंड है कान्हा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, एमपी में, और वहाँ पे तो वो है नहीं। संजय डुबरी, ये भी मेनली टाइगर रिजर्व एमपी में ही है। बांधवगढ़, ये भी एमपी में, तो ये सारे एमपी में, और मेनली छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो याद रखना यही है। और याद रखना यहाँ पे हाई वाटरफॉल्स और हॉट स्प्रिंग्स भी होते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और मेनली यहाँ पे साल एंड बैम्बू ट्री उगाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा बहुत रीजन का भी पता है, ज्योग्राफी पता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कोरल ब्लीचिंग के बारे में बताना है। कोरल ब्लीचिंग, सबसे पहले कोरल ब्लीचिंग मतलब उसका कलर फेड हो जाना, ठीक है। फर्स्ट है लॉस ऑफ कार्बन सिंक, अगर कोरल ब्लीच हो जाएंगे तो वो कार्बन सिंक का लॉस हो जाएगा, तो बिल्कुल यस हो सकता है उसका लिंक। सेकंड है डिक्लाइन इन डाइवर्सिटी ऑफ फिश, यस बहुत सारी फिशेज वहाँ पे रहती हैं, अगर कोरल्स मर गए तो फिर वहाँ पे कैसे रख पाएंगे वो। थर्ड है कोस्ट लाइन्स बिकम मोर ससेप्टिबल टू साइक्लोन, बिल्कुल कोस्ट लाइन भी ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रिवेंट करती हैं स्टॉर्म्स वगैरह को, साइक्लोन्स वगैरह को आने से। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। आंसर क्या आ गया, डी। याद रखना जो कोरल रीफ्स होती हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा होती है। कोरल रीफ्स की बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और याद रखना और क्या है, ये 1% से भी कम जो एरिया है ओशन फ्लोर का वो ऑक्यूपाई करती हैं, लेकिन इसमें 25% मैरीन लाइफ रहती है, यहाँ पे 25% मैरीन लाइफ रहती है, ठीक है। और मेनली ट्रॉपिकल ओशंस एंड सीज में ये पाई जाती है, और मेनली इसका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है किसके साथ, एल्गी के साथ, ठीक है, एल्गी के साथ। तो ये मेन चीज़ें कोरल के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 21, देखो बोग्स, मार्शेस, फैन एंड स्वैम्प्स के बारे में बताना, उसका फीचर क्या है। अगर आपको बोग और फैन के बारे में नहीं पता, लेकिन आपने स्वैम्प तो बड़े अच्छे से सुने होंगे, स्वैम्प और मार्शेस, ठीक है ना। याद रखना स्वैम्प जो होते हैं वो फॉरेस्ट टाइप होते हैं, स्वैम्प में क्या होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। तो जो ये है ना, ये इसके बारे में दे रखा है, पुअरली ड्रेन्ड मिनरल सॉइल, लेकिन वहाँ पे डोमिनेट क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। और मार्शेस क्या होते हैं, ये होते हैं पुअरली ड्रेन्ड मिनरल सॉइल होती हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली डोमिनेट क्या होती है, ग्रासेस होती हैं। याद रखना मार्शेस में ग्रासेस होती हैं और स्वैम्प में ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही रॉन्ग हैं, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो आंसर क्या आ जाता है, सी। बोग्स क्या होते हैं, पुअरली ड्रेन एसिडिक सॉइल रिसीविंग वाटर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम रेनफॉल, याद रखना मेनली रेनफॉल से ये वाटर रिसीव करेंगी बोग्स। और फैन क्या होती है, मेनली सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर से ये रिसीव करेंगी फैन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रट लो, वेटलैंड में के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या बोलता है, करा कैनाल कहाँ से पास होती है, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स में हमारा आ चुका है। तो करा कैनाल के इधर क्या है और इधर क्या है, एक साइड है इसके, इधर है अंडमान सी और इधर क्या है, गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। गल्फ ऑफ थाईलैंड, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करके ये मतलब उधर चला जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या बोलता है, हमें मास एक्सटेंशन के बारे में, देखो पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि अभी 6th मास एक्सटेंशन चल रहा है, ठीक है। तो पहले 5 एक्सटेंशन हुए होंगे, तो उनकी वो क्या है, मतलब सीक्वेंस क्या है। तो याद रखना इसको एक ट्रिक से याद कर लेना, ODPTC, मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो कि मतलब मान लो आप पंजाबी में बोल रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि ओ देव पिटासी, मतलब पिटासी मतलब वो पिट गया, ठीक है, ओ देव पिटासी, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, ODPTC, ठीक है। तो इससे आपकी सीक्वेंस याद हो जाएगी। सबसे पहले आता है ओ मतलब ओडोविशियन, मतलब थर्ड सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डी मतलब डेवोनियन आएगा, फोर्थ, यस। उसके बाद PT आएंगे, P मतलब ये आएगा P वाला मतलब फर्स्ट, उसके बाद आएगा फर्स्ट, तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। ये ट्रिक याद रख लो, ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ODPTC, ठीक है। थोड़ा बहुत बाई चांस पेपर में वैसे तो आएगा नहीं, आ भी जाए तो ये बता सकते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। DRDO के बारे में बताना है। DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड ए इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, मतलब DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, ठीक है। फर्स्ट है इट्स प्राइमरी एम इज टू टेस्ट द इंडिजीनियसली डेवलप प्रोपल्शन स्क्रैमजेट इंजन, इसका जो मेन है वो ये है, तो बिल्कुल ये यही है। और सेकंड है इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड कंट्री आफ्टर USA टू डेवलप एंड टेस्ट दिस टेक्नोलॉजी, इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री बन गया है USA के बाद ये टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने वाला। तो याद रखना इंडिया से पहले और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो सेकंड कंट्री नहीं बना है इंडिया, 4th कंट्री बना है। USA ने कर ली है, उसके अलावा रशिया और चाइना, रशिया
और चाइना, इन 2 कंट्रीज़ ने भी ये कर ली है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, हमारा आंसर आ जाता है ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या बोलता है, इफ़ यू वर टू सी रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज, अगर आपको दिखनी हो तो आप कहाँ जाओगे। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज आपको देखनी हो तो आप कहाँ जाओगे। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज जो होते हैं मेनली ये हायर एल्टीट्यूड्स पे पाई जाती हैं, कोल्ड एरियाज़ में मेनली पाए जाते हैं ये। ठीक है, मेनली कोल्ड एरियाज़ में पाई जाती हैं। और अगर आपको इन सब की पोजीशन पता है ना, तो देखो ये जितने भी हैं, ये सजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंगालीला नेशनल पार्क और न्यूरा वैली, ये सारी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। और ये कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में है। ये तो आपको पता होगा कि यस कंचनजंगा सिक्किम में है, थोड़ा सा ऊपर है, तो यस ये तो कोल्ड में हो सकता है। तो फर्स्ट तो आप कर लोगे, यस फर्स्ट तो है। ठीक है, लेकिन देखो ये आपको याद ही होनी चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मान लो ये वेस्ट बंगाल है, मैप मेरे को ऐसा ही आता है बनाना। मान लो ये है वेस्ट बंगाल का एरिया। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल मैंने बना लिया। तो याद रखना यहाँ ये जो है ना, ये सजने खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, सजने खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, वो ऊपर नहीं है। और जितनी भी हैं जैसे कि होगी हमारी सिंगालीला यहाँ पे है, सिंगालीला यहाँ पे है, कौन सी, सिंगालीला नेशनल पार्क यहाँ पे है। और न्यूरा वैली थोड़ा सा इधर है, ये न्यूरा वैली है। और कंचनजंगा तो और ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऊपर ही हैं, तो ये कोल्ड एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो न्यूरा वैली भी है और सिंगालीला भी है और कंचनजंगा भी है। और सजने खाली नहीं है, क्योंकि सजने खाली कहाँ पे, नीचे आती है। तो यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन की स्पीसीज आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो थर्ड काट दो, नहीं सेकंड काट दो, जहाँ पे भी है। तो सेकंड तो आंसर आ जाता है सी, आंसर आ जाता है सी। अगर आप को पोजीशन पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 4 की तो आप याद ही कर लो, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में बताना है। फर्स्ट है डीप ओशन टेम्परेचर इन दिस इकोसिस्टम कुड बी अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल इतना हो सकता है। सेकंड है कीमोसिंथेटिक सिम्बायोसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस इकोसिस्टम, बिल्कुल कीमोसिंथेटिक सिम्बायोसिस यहाँ का वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेनली कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक्सट्रीमोफिल्स बैक्टीरिया यहाँ पे हो सकते हैं, जिनको थर्मोफाइल्स भी बोलते हैं, थर्मोफाइल्स। ठीक है, थर्मोफाइल्स भी जिनको बोलते हैं, तो ये वाले बैक्टीरिया यहाँ पे रह सकते हैं। मेनली हाइड्रोथर्मल वेंट जो होते हैं मेनली सी फ्लोर पे, ओशन रीज पे, जो वोल्केनिकली एक्टिव एरियाज होते हैं ना वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, और क्यों बनते हैं, क्योंकि मेनली टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण। ठीक है, और बस वही है, और बस यही है इसके बारे में। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या बोलता है, गोगाबेल कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बताना। गोगाबेल कम्युनिटी रिजर्व सबसे पहले है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनता है। तो याद रखना कम्युनिटी रिजर्व जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनते हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं बनते, कम्युनिटी रिजर्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है गोगाबेल इज ओक्सबो लेक, जो गोगाबेल है वो ओक्सबो लेक है, बिल्कुल ओक्सबो लेक है। और थर्ड है गोगाबेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर महानंदा, कंखर एंड गंगा। इन तीनों रिवर्स, ये तीनों रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं। तो यस ये तीनों रिवर्स भी यहाँ से फ्लो करती हैं। तो आंसर क्या आ गया, बी। तो आंसर क्या आ गया इसका, बी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, जो ये गोगाबेल कम्युनिटी रिजर्व है ये है कहाँ, तो ये गोगाबेल कम्युनिटी रिजर्व है बिहार के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये स्टेट का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। ठीक है, और रिवर तो आपको बता ही दी। तो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रिजर्व की बात चल रही है, तो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रिजर्व किस स्टेट में है, तो याद रखना मेघालय में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रिजर्व है, मेघालय में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रिजर्व है। उसके बाद कहाँ पे है, नागालैंड में, उसके बाद कहाँ पे, नागालैंड में। और याद रखना ये जो गोगाबेल कम्युनिटी रिजर्व है इसको 2017 में इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर कर दिया गया इसको 2017 में। ठीक है, इसके बाद इस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ पाई जाती हैं। याद रखना गोगाबेल कम्युनिटी रिजर्व में कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, जैसे कि लेसर एडजस्टेंट स्टॉक, लेसर एडजस्टेंट स्टॉक, ये क्या होती है, वल्नरेबल स्पीसीज़ है ये। एक और पाया जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज, जिसको बोलते हैं ब्लैक नेक्ड स्ट्रोक, ब्लैक नेक्ड स्ट्रोक। और एक है यहाँ पे वाइट आइबिस, और एक है वाइट आइड पोर्चर्ड, वाइट आइड पोर्चर्ड। ये सारे क्या हैं, नियर थ्रेटन में आते हैं, ये सारे नियर थ्रेटन में आते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो इस एरिया में पाई जाती हैं। स्टेटस बता दिया और गोगाबेल के बारे में पता चल गया, तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोलता है, डीप सी कोरल्स एंड शैलो वाटर कोरल्स के बारे में बताना है। डीप सी कोरल्स एंड शैलो वाटर कोरल्स। फर्स्ट है शैलो वाटर कोरल्स आर लिमिटेड टू वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स वाइल डीप सी कोरल्स आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड ओशंस।
जो शैलो वाटर कोरल्स हैं बिल्कुल वो मेनली क्या होते हैं, मतलब जो शैलो वाटर कोरल्स मेनली कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स वाले रीजन पे पाए जाते हैं, तो वहाँ पे मेनली वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स होते हैं, और जो ये होते हैं ये मेनली डीप ओशंस में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारी। सेकंड है शैलो वाटर कोरल्स हैव लोअर डाइवर्सिटी देन डीप सी कोरल्स। शैलो वाटर कोरल्स में कम डाइवर्सिटी होती है, तो याद रखना शैलो वाटर कोरल्स में शैलो वाटर देखो डीप कोरल्स में क्या होता है, यहाँ पे एल्गी नहीं होती, यहाँ पे एल्गी नहीं पाई जाती, ठीक है। और एल्गी मेनली बहुत टाइप की एल्गी होती हैं, उन्हीं के कारण जो है जो कोरल्स का जो कलर होता है वो ब्राइट कलर होता है, ठीक है, उसके ब्राइट कलर होता है उसी के कारण, ठीक है, तो उसी के कारण इसका ब्राइट कलर होता है। तो इसने बोला है कि उसमें लोअर मतलब शैलो वाटर में कम डाइवर्सिटी होती है, तो जो शैलो वाले होते हैं ना वो कलर्ड ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि डीप सी में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, नहीं शैलो में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। थर्ड शैलो कोरल रिलाई ऑन फोटोसिंथेटिक एल्गी फॉर फूड बिल्कुल, वाइल डीप सी कोरल्स रिलाई ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल फॉलिंग फ्रॉम सर्फेस। क्यों? क्योंकि डीप सी में क्या हो जाती है, सन की वो रेज जाती ही नहीं है, सन की रेज वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। फोर्थ है शैलो वाटर कोरल्स आर लेस कलर्ड देन डीप कलर्स। अभी बताया शैलो वाटर कोरल्स ज़्यादा कलर्ड होते हैं डीप सी कोरल से, तो फोर्थ भी रॉन्ग हो गया। तो ठीक कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो आंसर क्या आ गया ए, ठीक है, आंसर क्या आ गया ए। तो आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या बोलता है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताना है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। फर्स्ट है ए स्पीसीज इज अकाउंटेड ओनली एट एनी वन ट्रॉपिकल लेवल। कोई भी स्पीसीज केवल किसी एक ट्रॉपिकल लेवल पे ही इसमें अकाउंट की जाती है। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, केवल एक ही जगह पे की जाती है, और ये इसकी लिमिटेशन भी है कि ये एक ही जगह पे की जाती है क्योंकि एक स्पीसीज बहुत सारी जगह पे फिट हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड है इट एकोमोडेट्स ए फूड वेब। देखो ये फूड वेब को एकोमोडेट नहीं कर सकती, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। थर्ड है सेप्रोफाइट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले करते नहीं, सेप्रोफाइट्स को यहाँ पे कोई प्लेस नहीं दिया गया, ये भी इसकी क्या है, एक मतलब वो है क्या है, ये इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। और याद रखना ये हमेशा एज्यूम करती है कि सिंपल फूड चेन चल रही है, ठीक है, फूड चेन चल रही है, और वो कभी मतलब नेवर एग्जिस्ट, कभी सिंपल फूड चेन तो कभी चलती नहीं है, एक दूसरे को खाते रहते हैं। तो सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, कौन से प्रोजेक्ट कब चले हैं, ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट कब चले हैं। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब चला है, आपको पता होगा 1975 में चला प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में चला है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब चला है, 2009 में चला प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला है, 1992 में। तो अभी लगा लो इसको, कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2143, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। तो हो गया हमारा कि तो ये रट लेना कौन से ईयर में चले हैं, आ सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। मैनग्रूव्स के बारे में बताना है, मैनग्रूव्स के बारे में बताना है। सबसे पहले विविपेरिटी शो करते हैं, बिल्कुल। सॉल्ट सिक्रेटिंग लैंड होते हैं, बिल्कुल। और निमेटोफोर्स भी होते हैं, बिल्कुल। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये सारे ही मैनग्रूव्स की मॉडिफिकेशंस हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीसीज़ के बारे में बताना है कि कौन कौन सी है इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज़। तो कैरेट ग्रास को पार्थिनम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्थिनियम भी बोलते हैं इसको। यस, ये है इन्वेजिव स्पीसीज। वाटर हाइसिंथ है, यस वाटर हाइसिंथ भी है। वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम क्या है, आइकोर्निया, ठीक है, ये भी है। और हेम्प थर्ड है, हेम्प क्या, जो हेम्प है वो भी है, यस हेम्प भी एक स्पीसीज़ है। हेम्प को क्या बोलते हैं, मैरीजुआना भी बोल देते हैं। अफ्रीकन कैटफिश भी आती है एक, ये भी वो इन्वेजिव स्पीसीज़ है। लेंटाना ये भी एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं, जो अनइंटेंशनली या फिर डेलिब्रेटली कहीं पे किसी पर्पज़ के लिए आती हैं और वहाँ की पॉपुलेशन को, इंडिजिनस स्पीसीज़ को एक्सटेंड कर देती हैं, डिक्लाइन कर देती हैं, उनको बोलते हैं इन्वेजिव स्पीसीज़। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर क्या आ जाता है, डी, ठीक है, आंसर क्या आ जाता है, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, इरावदी डॉल्फिन, घड़ियाल हम्बैक्ड महशीर, ठीक है। सबसे पहले है इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कि इरावदी डॉल्फिन के बारे में बताया था मैंने। ये मेनली कहाँ पे पाई जाती है, कोस्टल वाटर्स में पाई जाती है, ठीक है, कोस्टल वाटर्स में पाई जाती है। तो ये इंडस रिवर पे नहीं पाई जाती है, कोस्टल वाटर्स में मेनली इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। और इसका वो स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। 2 और 3 सही है। घड़ियाल यस चंबल रिवर में पाया जाता है, बिल्कुल, इसलिए नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी बनाई गई है एक, ठीक है। तो यस पाया जाता है। और थर्ड है हम्पबैक्ड महशीर, कावेरी में बिल्कुल ये भी पाया जाता है। ब्लू फिंड महशीर भी पाई जाती है। ब्लू फिंड देखो ये है हम्पबैक महशीर, ठीक है। हम्पबैक महशीर को टाइगर ऑफ द रिवर भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, टाइगर ऑफ रिवर भी बोला जाता है,
कावेरी रिवर बेसिन में ही पाई जाती है। और हम्पबैक जो मछली है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और घड़ियाल क्या है, ये घड़ियाल भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये सारे क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इरावदी डॉल्फिन भी, घड़ियाल भी और हम्पबैक महशीर भी। एक होती है, एक और नाम आता है ब्लू फिन्ड महशीर का, ब्लू फिन्ड महशीर का नाम आता है, ठीक है। ये जो है ये लिस्ट कंसर्न है, ये अभी प्लेस की गई है लिस्ट कंसर्न में, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताना है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले है ये गारो, सबसे पहले कहाँ पे, ये मेघालय में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे है, ये मेघालय में। तो ये हाईएस्ट पीक है गारो हिल्स की। कहाँ की है ये, गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक है, बिल्कुल। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, बिल्कुल। थर्ड है ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज थ्रू इट। क्या नोकरेक से ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो करती है? क्या नोकरेक से ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो करती है? नहीं, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर मेनली फ्लो नहीं करती। यहाँ से मेनली कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, ये रिवर फ्लो करती हैं, ये, और एक है दारिंग और एक है सिमसांग, ओके, एक है सिमसांग रिवर, ठीक है। तो ये रिवर फ्लो करती है, तो ब्रह्मपुत्रा नहीं करती है, तो थर्ड रॉन्ग हो जाता है। और फोर्थ क्या है, सिट्रस इंडिका और वाइल्ड ऑरेंज मेनली यहाँ पे पाए जाते हैं, बिल्कुल ये भी पाए जाते हैं। तो आंसर क्या आ गया, डी। और याद रखना तुरा रेंज में पाई जाती है मेनली, ये जो गारो हिल्स की तुरा रेंज होती है वहाँ पे, तुरा रेंज वहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है। और तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे हाँ रोन बांग डेयर वाटरफॉल भी पाए जाते हैं, रोन बांग डारे वाटरफॉल, ये भी यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा रेड पांडा की स्पीसीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है, रेड पांडा की स्पीसीज़ भी यहाँ देखने को मिलती है। मेनली ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, रेड पांडा क्या है, इंडेंजर्ड है। उसके अलावा सिक्किम का स्टेट बर्ड भी है, ये कहाँ का है, सिक्किम का स्टेट बर्ड है रेड पांडा, ठीक है। मेनली प्रोटेक्टेड एरिया कंचनजंगा, न्यूरा वैली, नामडाफा, सिंगालीला, अभी बताया था सिंगालीला वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे पाया जाता है ये, ठीक है। तो हमारा 34 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। टू वाटर बॉडीज ए एंड बी हैव द सेम साइज एंड शेप, दो का सेम साइज है, सेम शेप है। हाउएवर लेक ए इज लोकेटेड इन हॉट रीजन्स ऑफ राजस्थान, एक राजस्थान में लोकेटेड है और दूसरा हिमालय रीजन में लोकेटेड है। तो हमें डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में बताना है, डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में बताना है। देखो इसने बोल रखा है एक कोल्ड रीजन में, एक हॉट रीजन में। अगर हम नॉर्मली अगर एक ही जगह पे, एक ही एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट हो, तो मेनली कोल्ड रिवर में क्या हो जाता है, मेनली कोल्ड में जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन का कंटेंट कोल्ड में हॉट से ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन मतलब लो लैटिट्यूड्स पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन कम होती है, हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन कम होती है और लो लैटिट्यूड्स पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो दोनों ही अपोजिट सिचुएशन दे रखी है, तो इससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे, मतलब कैसे होगा, मतलब कितनी ज़्यादा होगी। तो ये हम नथिंग कंक्लूसिव कैन बी स्टेटेड नहीं बता सकते। और मेनली ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंड करता है कि दोनों में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ किसको बोलते हैं, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ किसको बोलते हैं? फर्स्ट है इट इज डेप्थ एट विच द रेट ऑफ कार्बोनेट एक्युमुलेशन इक्वल्स द रेट ऑफ कार्बोनेट डिसोल्यूशन, बिल्कुल। देखो कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ क्या होते हैं, देखो कार्बोनेट्स क्या होते हैं, मेनली जो ऑर्गेनिजम्स क्रस्टेशियन बने होते हैं उनकी जो शेल बनी होती है वो किससे बनी होती है, मेनली कार्बोनेट से बनी होती है। तो वो कार्बोनेट क्या होता है, मेनली वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। तो क्या होता है, जब भी वो मरते हैं या कुछ होता है तो कार्बोनेट क्या होता है, ओशन से नीचे जाता रहता है, ठीक है। जब मान लो वो मर गए तो नीचे जाता रहेगा, लेकिन एक तो कभी डेप्थ आएगी जहाँ पे जो टोटल कार्बोनेट है वो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई तो डेप्थ आएगी, तो उसी को बोलते हैं कार्बन कंपनसेशन डेप्थ। सेकंड है ओशन एसिडिफिकेशन कैन कोज दी सीसीडी टू फॉल वर्टिकली इन वाटर कॉलम। तो देखो ओशन का अगर एसिडिफिकेशन होगा तो क्या होगा, जो कार्बोनेट है वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, तो क्या वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। अगर वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा तो ये कार्बन कंपनसेशन डेप्थ नीचे जाने की बजाय कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, शैलो में हो जाएगी। तो ये कहाँ हो जाएगी, वर्टिकली फॉल नहीं करेगी, ये क्या हो जाएगी, शैलो हो जाएगी, ऊपर की तरफ आएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट सही है, तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। इसका क्या आ गया, ए। एक ऐसी ही कंपनसेशन डेप्थ एक की ओर आती है, एर्गोनाइट जिसको बोलते हैं, एर्गोनाइट कंपनसेशन डेप्थ आती है। ये क्या होती है, ये जो एर्गोनाइट होता है ये कार्बोनेट से ज़्यादा सोल्यूबल होता है, कार्बोनेट से मोर सोल्यूबल होता है, मोर सोल्यूबल होता है। इसीलिए इसकी हमेशा जो डेप्थ होगी वो शैलो होगी, किससे, कार्बोनेट वाले से, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ से, ठीक है। तो ये होता कंपनसेशन डेप्थ का कंसेप्ट, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। Recently, which Arab country has brought about change in labor laws by abolish the unjustified कफाला सिस्टम? कफाला सिस्टम को किसने खत्म किया, तो याद रखना कतर ने खत्म किया। कफाला सिस्टम में क्या था कि कोई भी एम्प्लॉय जो मतलब कोई भी माइग्रेंट वर्कर अगर वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको अगर कोई जॉब चेंज करनी है तो उसको एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। तो अब ये चीज़ वहाँ से हटा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से हटा दी गई है और मिनिमम वेज भी फिक्स कर दिया गया है वहाँ पे। तो ये कहाँ पे हुआ, कतर में हुआ है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे।
क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, ये करंट अफेयर्स में हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले ये नीति आयोग ने लॉन्च किया, नहीं नीति आयोग ने नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड है इट इंटेंड्स टू इनकलकेट ए क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच टू अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, बिल्कुल यही करना चाहती है, तो आंसर क्या आ गया बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बताना है, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं जो प्लांट्स। फर्स्ट है दे लेक फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म एंड ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम ट्रैपिंग इंसेक्ट, उनमें फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म नहीं होता है, तो देखो नहीं, उनमें फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म होता है, उनमें फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म होता है, लेकिन अपनी थोड़ी बहुत जो मतलब फूड से उनको नहीं ऑब्टेन हो पाती एनर्जी, उसको ऑब्टेन करने के लिए ये इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विद न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, बिल्कुल। बटरवर्ट नेपथीन्स ये इसके एग्जाम्पल है, बिल्कुल। तो सेकंड एंड थर्ड सही है, तो आंसर आ गया सी, ठीक है। और बटरवर्ट हो गया, एक होता है ब्लैडरवर्ट हो गया, और देखो ब्लैडरवर्ट का दूसरा नाम है यूट्रिकुलेरिया, और बटरवर्ट का दूसरा नाम है पिग्विकुला, ठीक है। और एल्ड्रोवांडा भी है एक, एल्ड्रोवांडा भी क्या है एक, वो है ये भी है इसी के अंदर, इंसेक्टिवोरस प्लांट में ही आता है। एक है ड्रोसेरा भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट में आता है, इसको सनड्यू भी बोलते हैं, ठीक है। सारे पाए जाते हैं इंडिया में भी, ठीक है। तो ये 5 क्या हो गए प्लांट, सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। डेड जोन किसको बोलते हैं, कैसे बन सकते हैं डेड जोन? डेड जोन होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, लो ऑक्सीजन कंडीशन जहाँ पे होती है, मतलब हाइपोक्सिक कंडीशन जहाँ पे होती है, उसको बोलते हैं। फर्स्ट है यूट्रोफिकेशन, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर और ज़्यादा हमने यूट्रोफिकेशन कर दिया तो यस वहाँ पे क्या हो सकते हैं, डेड जोन्स बन सकते हैं। सेकंड है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ वाटर कॉलम, बिल्कुल इससे भी बढ़ सकते हैं। और थर्ड है अपवेलिंग से भी बढ़ सकते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे उतने ही क्या बढ़ेगा, हमारे डेड जोन्स इंक्रीज होंगे। तो आंसर क्या आ जाता है हमारा डी, ठीक है। आंसर क्या आ जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कौन सी स्पीसीज बिलोंग करती हैं, क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये सारी स्पीसीज किस उससे बिलोंग करती हैं, मोसेस, फर्न्स, लाइकेन, किससे, तो ये सारी किससे करती हैं, प्लांट से रिलेट करती हैं, मोसेस, फर्न्स, ये सारी, ठीक है। तो एल्गी, देखिए मोसेस किस में आती हैं, ब्रायोफाइट्स में आती हैं, और ब्रायोफाइट्स किस में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्न्स एनालाइज किस में आते हैं, टेरिडोफाइट्स में आती हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में आते हैं, टेरिडोफाइट्स भी किस में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं, लाइकेन अलग है, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। अरब लीग के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है हमें, अरब लीग के बारे में बताना है। तो अरब लीग क्या है, सबसे पहले है इंडिया इज़ वन ऑफ द ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ अरब लीग, इंडिया जो है अरब लीग का ऑब्जर्वर मेंबर है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। 4 और मतलब 3 और हैं इंडिया के अलावा, जैसे कि है ब्राज़ील भी इसका ऑब्जर्वर स्टेटेड है, वेनेजुएला और इरिट्रिया, ये 3 इसके ऑब्जर्वर स्टेटस और भी हैं। इंडिया को कब ऑब्जर्वर स्टेटस मिला, 2007 में, याद रखना अभी नहीं मिला है, ठीक है। सेकंड है इट इज़ मिलिट्री अलायंस ऑफ 22 मेंबर कंट्रीज फ्रॉम अरब नेशंस, तो ये मिलिट्री अलायंस है, तो याद रखना ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली अपने सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इनको प्रमोट करने के लिए है, ठीक है। कब बनी थी, 1945 में अरब लीग बनी थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके, कायरो इजिप्ट में, अभी तक ये यहीं आया है, ठीक है। कायरो इजिप्ट में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, किसके, अरब लीग के। मेनली जब बनी थी तो 7 कंट्रीज़ ने इसको अडोप्ट किया था, अभी तो 22 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जब बनी तब 7 कंट्रीज़ थी इसमें, इजिप्ट, इराक, ईरान नहीं है सॉरी, ठीक है, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, नॉर्थ यमन, लेबनान, तो ये कंट्रीज़ ने मिलके इसको बनाया था जब ये स्टार्टिंग में बनी, ठीक है। और अभी तो 22 मेंबर हैं, पैलेस्टीन इससे निकल चुका है और सीरिया भी इससे निकल चुका है, ठीक है। तो 2 ये कंट्रीज से निकल गए हैं, तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। आंसर क्या आ गया, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, एसिडिफिकेशन के बारे में बताना है, ओशन एसिडिफिकेशन। फर्स्ट है अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ओशन जितने वो लेंगे उससे होगा, बिल्कुल। सेकंड है यूट्रोफिकेशन, उससे भी हो सकता है ओशन एसिडिफिकेशन। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ अंडर वाटर हाइड्रोथर्मल वेंट, ये उससे भी हो सकता है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं 44 पे। इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बताना है, डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के बारे में। तो इंडो पैसिफिक में कौन से हैं, ठीक है, इंडो पैसिफिक में कौन से लोकेटेड है, स्पार्टली आइलैंड, बिल्कुल वहीं पे साउथ चाइना सी में लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ पे, साउथ चाइना सी में। फॉकलैंड आइलैंड, याद रखना फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है, साउथ अमेरिका की चोंच पे वहाँ पे प्रेजेंट है, तो अटलांटिक में है ये, साउथ अटलांटिक में है, तो फॉकलैंड कहाँ पे, अटलांटिक में है। सेनकाकू आइलैंड बिल्कुल ईस्ट चाइना सी में है, और ये साउथ चाइना सी में है। और पैरासाइल आइलैंड ये भी साउथ चाइना सी में है,
ठीक है, तो ये तीनों ही हैं इंडो पैसिफिक में, तो 134 तो आंसर आ गया बी। फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पे है? अटलांटिक में। ठीक है, आ जाते हैं वहाँ पे। और देखो 2 और आइलैंड है जिसको बोलते हैं कुरिल आइलैंड, यहाँ पे कुरिल आइलैंड भी है साउथ चाइना सी में। और जो सेनकाकू आइलैंड है, सेनकाकू आइलैंड का दूसरा नाम है डियाओयू आइलैंड। ठीक है, ये बोलते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इट इज़ लार्ज बट श्रिंकिंग फ्रेश वाटर लेक। अब देखो सबसे पहले फ्रेश वाटर लेक कौन कौन से हैं? कोलेरू फ्रेश वाटर है, चिल्का फ्रेश वाटर नहीं है, लोकटक फ्रेश वाटर है, और रुद्र सागर भी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वो होगी। और क्या है यहाँ पे? फुमडिस। देखो अगर फुमडिस फ्लोटिंग देखते ही तो आपके दिमाग में कुछ जाना चाहिए कि लोकटक लेक में ही केवल फ्लोटिंग वेड्स पाई जाती हैं। और यहाँ पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है जिसको बोलते हैं केबुल लामजो नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। और ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी है, 2 ही साइट मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। कौन कौन सी? एक तो क्योलेडो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, और एक ये हमारा लोकटक लेक जो यहाँ पे है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ें हमारी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्या बोलता है? ट्रोपोफाइट्स, फ्यूरियोफाइट्स, हेलोफाइट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट नहीं है? तो सबसे पहले ट्रोपोफाइट्स। ट्रोपो किससे रिलेटेड है? ट्रोपो क्लाइमेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट से रिलेटेड। इसने बोला है ए प्लांट अडेप्टेड टू अबंडेंट सोयल मॉइस्चर से जो वो है, तो नहीं। देखो मेनली क्या क्लाइमेट, रेनफॉल कैसा है, ड्रॉट कंडीशन है, क्या है, तो उससे रिलेटेड है। तो ये प्लांट वो वाला नहीं है, ट्रोपोफाइट का मतलब वो नहीं है। सेकंड है फ्यूरियोफाइट होते हैं मेनली डीप रूटेड प्लांट्स। फ्यूरियो मतलब होता है डीप रूटेड। ठीक है, डीप रूटेड को बोलते हैं। तो क्या इसमें डीप रूटेड है? तो यस, डीप रूट सिस्टम है, प्लांट विद डीप रूट सिस्टम, तो ये सही है। थर्ड है हेलोफाइट। हेलो मतलब क्या होते हैं? हेलो मतलब होते हैं सोल्ट टोलरेंट, फ्रोस्ट नहीं, सोल्ट टोलरेंट। तो थर्ड भी रॉन्ग हो गया, तो केवल और केवल सेकंड सही है। फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया? सी, मतलब क्योंकि रॉन्ग पूछा था। एक होते हैं देखो हाइग्रो, अगर बोल दे हाइग्रो मतलब होता है मॉइस्चर लविंग। ठीक है, मॉइस्चर से रिलेटेड। जीरो होते हैं ड्राई से रिलेटेड। उसके बाद है मीजो होते हैं मेनली एवरेज कंडीशन। हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड। ठीक है, तो यही है मेन। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। हाइड्रोफाइट्स के बारे में बताना है। हाइड्रोफाइट्स, अभी जो हाइड्रो के बारे में बात चल रही थी। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स के बारे में। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू दी सरफेस ऑफ प्लांट। बिल्कुल जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो सरफेस से लेते हैं अपने पानी को, क्योंकि रूट्स तो होती नहीं। मान लो ये पानी है, इसमें ये ऐसे तैर रहे हैं, तो कहाँ से लेंगे? नीचे रूट्स तो है नहीं इनकी उसमें। सेकंड है एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यू। बिल्कुल मैकेनिकल टिश्यूज इसमें नहीं होते हैं। मैकेनिकल टिश्यूज मतलब जाइलम हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, सेकेंडरी वुड, बार्क, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और थर्ड है वैक्सी एंड स्मूथ लीफ। बिल्कुल ये भी होते हैं। तो आंसर क्या आ गया? डी। अगर कोई इसका एग्जांपल आपको देना हो तो हाइड्रिल्ला प्लांट, हाइड्रिल्ला। ठीक है, हाइड्रिल्ला क्या है? एक हाइड्रोफाइट है। ठीक है, मेनली तो ये चीज़ हो जाती है हमारी। और याद रखना यहाँ पे लैक्यूनेट टिश्यू भी पाए जाते हैं जो एयर से फिल्ड होते हैं। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कौन से? लैक्यूनेट टिश्यू भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कौन से अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं? कौन सा अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं? देखो हमने चाहे 2 ना पढ़े हो पहले, लेकिन खराई कैमल के बारे में तो पढ़ा है। खराई कैमल को कौन है? मालधारी ट्राइब्स जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, वो इसको पालती हैं। ठीक है, खराई कैमल को। तो थर्ड तो नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड तो क्योंकि एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है अभी, वो डोमेस्टिकेट हो रहा है, तो वो क्या हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, और याद रखना ये जो है हाईली थ्रेटन्ड में आता है खराई कैमल। तो याद रखना जो है इंडियन चीता और पिंक हेडेड डक, ये दोनों ही जो होती हैं ये क्या है? एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो बी में आता है। ठीक है, ये दोनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी हैं, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे क्या है? एक्सटिंक्ट हो गए हैं इंडिया से डेजर्टिफिकेशन वगैरह के कारण। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। आरबीआई हैज़ आस्क्ड बैंक टू इम्प्लीमेंट ए सिस्टम जिसको पॉजिटिव पे कहते हैं। तो वो क्या करेगा? ठीक है, इट एम्स टू रिड्यूस चेक रिलेटेड फ्रॉड। बिल्कुल चेक रिलेटेड फ्रॉड को कम करने के लिए। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल अकाउंट होल्डर इशूइंग चेक फॉर अमाउंट वैल्यू ऑफ ₹50,000 एम्बो। ये सब अकाउंट होल्डर्स के लिए नहीं है, ये क्या है? वॉलंटरी है। आप चाह भी सकते हो, नहीं भी चाह सकते इसको। मेनली मतलब क्या है? रिकन्फर्म की जाएंगी डिटेल्स को रिकन्फर्म किया जाएगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, आपने एक बार ऑनलाइन भेज दिया, उसके बाद उसको दोबारा चेक किया जाएगा कि आप सही वो है कि नहीं है। ठीक है, तो सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट सही है। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कौन से नेशनल पावर से कौन सी रिवर फ्लो करती है?
तो देखो, आपको ना पता हो, एक दो के बारे में जरूर पता होना चाहिए। पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे, आंध्रा में है। और यहाँ से मेनली कौन सी रिवर फ्लो करती, मेनली इससे कौन सी रिवर फ्लो करती है, गोदावरी रिवर। ठीक है, याद रखना इसको, पापीकोंडा से कौन सी, गोदावरी रिवर फ्लो करती है। तो सेकंड रॉन्ग हो गया हमारा। तो कौन सा ठीक मैच बतानी है, तो सेकंड तो हमारा रॉन्ग है, 2 ऑप्शन कट गए। अब देखो मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में है। और मेनली यहाँ से बानस नहीं, इससे चंबल रिवर फ्लो करती है। कौन सी, चंबल रिवर। तो फोर्थ भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, सी, मतलब फर्स्ट सही है। बेटला नेशनल पार्क से कोयल रिवर फ्लो करती है। और ये मोलम है, मोलम नेशनल पार्क से मंडोवी फ्लो करती है। ठीक है, यहाँ से मंडोवी फ्लो करती है। जो बेटला नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, झारखंड में है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये मोलम, ये कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में है ये। और याद रखना इस मोलम नेशनल, यहाँ पे 2 वो भी पाई जाती हैं, 2 वाटरफॉल भी हैं यहाँ पे। कौन से पे, मोलम वाले में 2 वाटरफॉल भी हैं, जिसको बोलते हैं 3। ठीक है, एक है दूध सागर, एक है दूध सागर फॉल्स, एक है तंबदी फॉल्स, और एक है वज्रा सकला फॉल्स। ठीक है, ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं, यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों वाटरफॉल इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सी। तो आज के हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 150 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ के साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जरूर जाओ और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।